बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। फिजिक्स का नाम सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है और वो भी फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स। तो आइए रे ऑप्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों रे ऑप्टिक्स में कुछ ऐसे सिंपल टॉपिक हमने पहले उठाए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे बेसिक लेवल से हम लोग इस टॉपिक को एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो जो सिंपल टॉपिक है, हमारे बेसिक जो टॉपिक है वो हमने साइड में नोट कर रखे हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक है हमारा, ये ऑप्टिक्स क्या होता है। बेसिकली जो रे ऑप्टिक्स है इसके अंदर दो वर्ड यूज किए गए हैं, रे और ऑप्टिक्स। दोनों को हम डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। पहला हमारा ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो अगला बहुत ही अच्छा टॉपिक है लाइट। लाइट के जितने भी सारे फेनोमेनाज होते हैं, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन, बड़ा ही फेमस टॉपिक है। आप चाहे छोटी क्लास ले लो, क्लास 10th ले लो, क्लास 12th ले लो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप IIT का एग्ज़ाम दे रहे हो, NDA, एयरफोर्स, नेवी तक ये टॉपिक है आपका पीछा नहीं छोड़ता। दैट मीन्स कि आपको ये करना ही होगा और बहुत सिंपल टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बड़ा यूज है इसका। बहुत बेहतरीन जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो इस पर बेस्ड हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम रिफ्लेक्शन के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्शन किस किस कंडीशन में होता है, कौन कौन सी कंडीशन या कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर होती हैं, उस कंडीशंस का जो एटमॉस्फेयर है, मीडियम है, वो क्या होना है, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स किस टाइप के होने हैं। इसके बाद में आता है हमारा रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन का तो वैसे ही साथ में पेयर चलता है कि बिना जब भी हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बात तुरंत आ जाती है, माइंड की घंटी बजती है तुरंत कि भाई हो रिफ्रैक्शंस मिस कर गए, तो रिफ्रैक्शन पढ़ना तो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम इस सारे टॉपिक्स को वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चे। तो हमारा जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, इसको बच्चों हिंदी में कहा जाता है किरण प्रकाशिकी। क्या कहा जाता है? किरण प्रकाशिकी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की वजह से बताना पड़ता है, वरना इंग्लिश जो CBSE स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो रिक्वायर ही नहीं होती है, वो तो हिंदी से दूर भागते हैं। उनको तो लगता है कि सर बस इंग्लिश में पढ़ाते रहे। तो ठीक है बच्चे, किरण प्रकाशिकी ये क्या होती है? तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्टिक्स। क्या रहेगा बच्चे? ऑप्टिक्स। ठीक है, ये ऑप्टिक्स क्या है ये ऑप्टिक्स। ठीक है, तो बच्चों जो ऑप्टिक्स है ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, यानी कि ऑप्टिक्स क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जो लाइट के बारे में पूरा डिटेल से हमको बताती है, यानी कि स्टडी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो ऑप्टिक्स है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हमें बताती है किसके बारे में? लाइट के बारे में, लाइट के फेनोमेनाज के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूजेज के बारे में, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट के बारे में, और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है उसमें इसका क्या रोल है। तमाम ऐसी छोटी मोटी बातों के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं हम ऑप्टिक्स के अंदर। तो ये पूरा जो डेटा है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, या पूरा अपने आप में इसको हम कह देते हैं क्या? ऑप्टिक्स। तो बच्चे जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को हम कुछ पार्टों में पढ़ते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है, और जब भी बात आती है एडवांस लेवल की तो एडवांस लेवल पर हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स बहुत ही मॉडर्न टॉपिक है। पहले रे ऑप्टिक्स को उसको इन्वेंट किया गया था, उसके बाद में फिर वेव ऑप्टिक्स को इन्वेंट किया गया था। क्वांटम लेवल की फिजिक्स, समझ रहे हो ना? क्वांटम, ठीक है, ओके। तो बच्चों टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स की यदि बात करें तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स में हमको पढ़ाया जाता है क्या? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कितना खूबसूरत टॉपिक है, बताओ, फिर भी नहीं पढ़ते हो आप? ओके, अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, इसका सेकंड टाइप वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। क्या है बच्चों? वेव ऑप्टिक्स। आइए, वेरी गुड, वेव ऑप्टिक्स।
बच्चे रे ऑप्टिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स का है। वेव ऑप्टिक्स जो है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है ऑप्टिक्स का, वो हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक चला रे ऑप्टिक्स, तो इसलिए हम लोग रे ऑप्टिक्स को ही डिस्कस करते हैं कि रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, क्या ऐसी डिफरेंट जो चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो इसको डिफरेंट करती है वेव ऑप्टिक्स से। तो क्या होता है, देखिए आइए देखते हैं। बेसिकली जो रे ऑप्टिक्स है इसके अंदर यानी कि डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी बिगर या बिगर कंपैरेटिवली रे ऑफ लाइट, यानी कि जो हमारा इसके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन होती है रे ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट की डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है रे ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसी सारी ब्रांच को या ऐसी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कह देते हैं रे ऑप्टिक्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो वेव ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो डायमेंशंस होती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेरेबल विद रे ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट के लगभग यानी कि ऑलमोस्ट उसके बराबर, यानी कि उसकी डायमेंशंस बराबर होती हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के मिरर्स के बारे में, लेंस के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, है ना। तो ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। वो अभी टॉपिक जब हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स का तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ओके। तो आइए रे ऑप्टिक्स में इसके बाद कौन सा टॉपिक है, तो हमारी क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट। बच्चों ये लाइट क्या है, ये लाइट क्या है, पढ़ने में और देखने में तो बड़ा छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। कि बच्चों लाइट की अगर जब भी हम बात करते हैं, जनरली बोला जाता है बच्चों वाली डेफिनेशन में कि भैया लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे बोलते हैं ना कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे ये छोटी बच्चों जैसी डेफिनेशन छोड़ो बच्चों, दिस इज़ राइट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज़ राइट, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बट लाइट एक्चुअल में साइंटिफिक फॉर्म में या हम लोग इसको एडवांस लेवल पर इसकी डेफिनेशन यदि हम लोग लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा अब ये टॉपिक है हमारा लाइट का। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात आती है कि व्हाट इज़ द लाइट मोस्टली बोल देते हैं, यानी कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज़ राइट। इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, मान लिया। लेकिन लाइट को आप एडवांस लेवल पर अगर इसको एक्सप्लेन करें तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे आप, ठीक है, लाइट की डेफिनेशन। तो बच्चों लाइट के बारे में बताया जाता है कि भाई जो लाइट है ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज या स्ट्रेट लाइन, यानी कि ठीक है, ये बात समझ में आती है। मगर बेसिकली लाइट को अगर आप एक्सप्लेन करो तो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, ठीक है, विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ये लाइट है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या इस यूनिवर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं उसको देखने में हमारी हेल्प करता है, दिस इज़ राइट। ये बात सही है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि भाई जो लाइट है इसी की वजह से तो हम कोई चीज़ देख पाते हैं। अभी हमारा जैसे रूम है, इस रूम में यदि हम ये लाइट अगर ऑफ कर दें, ठीक है, तो क्या हमको चीज़ें दिखाई देंगी, हम क्या चीज़ों को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। नाइट में आप किसी चीज़ को क्यों नहीं देख पाते हो, नहीं देख पाते, बिकॉज कि जब भी हमारी ह्यूमन आइज वर्किंग करती है उसके अंदर एक लेंस होता है बड़ा प्यारा सा, ठीक है, वो लेंस जब काम करता है तो कुछ इसी टाइप के फेनोमेनाज पे वो काम करता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि भाई जो ये लाइट है इसी की वजह से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को इस यूनिवर्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो लाइट है ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। अब आपके मन में जवाब क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आइए बच्चे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम EMS, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम EMS शॉर्ट में लिख दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जब हम इस सीक्वेंस में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं या लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहला जो नंबर आता है वो गामा रेज का आता है। क्या, गामा रेज का आता है। गामा रेज तो जानते हैं ना सभी लोग, ठीक है, गामा रेज का आता है।
गामा रेज के बाद में जो सेकंड नंबर आता है स्पेक्ट्रम में वो किसका आता है? वो आता है हमारी एक्स रेज का। नाम सुना सा लग रहा है क्या? एक्स रेज। आफ्टर दैट यानी कि एक्स रेज के बाद में जो हमारी आती है वो आती है हमारी यूवी रेज। क्या? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा विविग्योर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में सर ने मार मार के पढ़ाया था विविग्योर क्या होता है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। ओके, VIBGYOR, है ना। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब समझ गए होंगे। देखो ये सारे कलर्स के नाम है, ठीक है। विविग्योर, विविग्योर के बाद में आता है हमारा IR, अल्ट्रावायलेट रेज बच्चे, ठीक है। कैसे कैसे नाम बता रहे हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं सीखोगे तो बेटा कब सीखोगे, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा MW, माइक्रोवेव्स, MW रेज, ओके। उसके बाद में आता है हमारा रेडियो वेव्स रेज, ओके, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस है बच्चे। इतने सारे डिफरेंट टाइप की रेज इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं या इससे जनरेट होती हैं, निकलती हैं, ओके। तो अब हमारा जो इसके अंदर जो मेन पार्ट है, इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ठीक है। कि जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके स्टूडेंट्स। कि जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, बस इसको उठा लो भाई। ये क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये हमारा स्पेक्ट्रम के अंदर होता है। क्लास 10 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाया होगा इंद्रधनुष सर ने कि सर स्पेक्ट्रम है प्रिज्म का यूज करके, है ना, 7 कलर्स निकल रहे हैं उसके अंदर, ओके। तो ये वही विविग्योर है, ओके। तो इसका बेसिकली ये क्या बच्चों, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये बात समझ किस किस को आई? कई बुक्स में आपको ये 36 एंगस्ट्रॉम टू 76 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, किसी में थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि मोटा मोटा कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम ये रे ऑफ जो हमारी रेज हैं इनका ये वेवलेंथ है। इसको हम क्या कहेंगे? लाइट, यानी कि क्या कहेंगे? लाइट, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस होके पढ़ के सीखो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए कंपैरेटिवली बेसिक। बिकॉज अब आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो आप, तो उसी हिसाब से चीज़ों को लेना सीखो, थोड़ा चीज़ों को एडवांस लेवल पर पढ़ना सीखो, ठीक है। तो ये हमारा लाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लाइट के बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या कभी पढ़ा है क्या रिफ्लेक्शन? देखो रिफ्लेक्शन कितना खूबसूरत टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आपका CBSE एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स हो, आपका नीट हो, IIT हो, IIT JEE, NDA, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह ये क्वेश्चंस बड़ा फेमस टॉपिक है, हर जगह देखने को मिलते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट टाइप्स इसके फेनोमेना सारे देखने को मिलते हैं, ओके। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग होते हैं क्या करते हैं, छोटे होते हैं, कि कोई भी मिरर लिया और सनलाइट ऐसे आ रखी है, रे ऑफ लाइट, उसके सामने ऐसे मिरर किया और दूसरे की आंखों पे लगा दिया, यही रिफ्लेक्शन होता है। आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि मान लो इस रिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर होती है एक स्मूथ सरफेस या कोई प्लेन मिरर या कोई पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि ऑपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं। ट्रांसपेरेंट होगा तो चीज़ें फिर अलग हो जाएंगी। क्या होना चाहिए? आपका ऑपेक मीडियम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या उठाते हैं, एक मिरर उठाते हैं, मिरर जानते हो ना, ग्लास अलग होता है, मिरर अलग होता है। यानी कि किसी ग्लास पर आप वन साइड क्या कर दो, पॉलिश कर दो, ठीक है, कोटिंग कर दो, उसको स्मूथ बना दो, तो क्या बन जाएगा? वो मिरर बन जाएगा। नॉर्मली हमारे घरों में होता है, ठीक है। उसी में तो चेहरा देखते हो आप। देखो एक्चुअली ये क्या है, हमारा एक मिरर है, क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या है? एक प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का क्या काम है
कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब इसके ऊपर हिट होती है यानी कि इंसिडेंस होती है, क्या होती है? इंसिडेंस। सपोज दैट कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और इस मीडियम से आके जो हमारा मिरर है यानी कि जो प्लेन मिरर है इसके ऊपर आके इंसिडेंस हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ये सनलाइट है, यहाँ से क्या है, इस सन आ रहा है, इससे रेज आ रही है इस तरीके की, एक सिंगल रे आ रही है सपोज दैट, ठीक है। तो ये मिरर क्या करता है, इसको ऐसे डाइवर्ट करता है। क्या करता है बच्चे? डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से हम लोग एक इमेजिन करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन, जिसको कहते हैं बच्चे हम नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चे? नॉर्मल। और ये नॉर्मल की बड़ी खासियत होती है बच्चे, ये नॉर्मल जो होता है ऑलवेज 90 डिग्री ऑन द स्मूथ सरफेस एंड और मिरर, ओके। यानी कि मिरर लिया है, जब आपने स्मूथ सरफेस लिया है, पॉलिश्ड सरफेस लिया, जो भी आपका सरफेस है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर ये ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। दैट इज क्लियर। आफ्टर दैट इसका काम क्या है कि इस मिरर का क्या काम है? मिरर का ये कोई भी रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं जो आने वाली रे ऑफ, ये देखो आ रही है, ये जा रही है, दैट मीन्स दोनों में डिफरेंट, आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, ओके। कि इसको बोलेंगे हम बच्चे क्या? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। आने वाली रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इंसिडेंट रे ऑलवेज मिरर के साथ में, सॉरी उसके नॉर्मल के साथ में एक एंगल फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। इसके बाद में जो हमारा रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज भी एक एंगल फॉर्म करती है। इस एंगल का नाम क्या है बच्चे? रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि इसको हम करते हैं आर से डिनोट। क्या करते हैं? आर से डिनोट, ठीक है। तो आई और आर ये दोनों एंगल्स हैं जो नॉर्मल के साथ में फॉर्म किए जाते हैं इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि अगर आप बात करो इस इंसिडेंट रेज की, इस रिफ्लेक्टेड रेज की, क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एंगल आई एंगल आर बनाती हैं नॉर्मल के साथ में, ओके। तो हम लिख सकते हैं, इनकी लॉ होता है, यानी कि कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहली बात, यानी कि इसको कह देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो एंगल आई की जो वैल्यू होती है, एंगल आई, कौन सा एंगल आई? इंसिडेंस एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल के साथ में जो एंगल रेज, इंसिडेंट रेज जो एंगल बना रही है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू reflected angle R. So we can write angle I is always equals to angle R. Okay, it is a first law of reflection. It is a first law of reflection. इसके बाद में आता है आफ्टर दैट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि फिजिक्स के किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब भी रिफ्लेक्शन होता है बच्चे, तो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है जैसा बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है? एक स्मूथ सरफेस, मैंने आपको बताया। ये कोई मिरर हो सकता है, ओके। ये कोई सपोज दैट कि कोई पॉलिश्ड सरफेस हो सकती है, एनी टाइप ऑफ सरफेस, ठीक है। मगर क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना उसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? सेकंड लॉ में ये बोला जाता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया है नॉर्मल के साथ में, ठीक है, एक तो ये वाला एंगल, ओके। उसके बाद में जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये एंगल जो बनाया गया है रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा किसके साथ में? नॉर्मल के साथ में। ये दोनों एंगल्स प्लस ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना आपको, नॉर्मल, बार बार आपको बोला जा रहा है बेटा कि नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी कि ये ऑलवेज इस वाली पॉलिश्ड सरफेस पर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल, ये वाला एंगल यानी कि ये वाली इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड जो रे, ये तीनों की तीनों एक सेम मीडियम, सेम प्लेन पर स्टे करती हैं और सेम पॉइंट, यानी कि देखो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, बोल्ड, ठीक है। इसको आप लेट कर सकते हो, ओके। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एक जगह पर लाई करते हैं। इट इज अ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
आफ्टर दैट हमारा टॉपिक आता है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बच्चे अक्सर कर पूछ ली जाती है कि ज़रूरी नहीं है, अब आप बोलोगे कि सर जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या ये प्लेन होना ज़रूरी है इसका? कोई ज़रूरी नहीं है बेटा प्लेन, ये स्फेरिकल भी हो सकता है। तब आप नॉर्मल, फिर क्वेश्चन से जनरेट ये हो जाता है कि सर फिर नॉर्मल हम लोग कैसे लेंगे? अगर मान लो हमारा स्फेरिकल सरफेस है तो बच्चे नॉर्मल जो होता है ना वो सेंटर से ले आता है, ना सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जब भी बात रिफ्लेक्शन की आती है तो मन में थोड़ी सी बात तो आती है कि सर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा अगर आप बात करोगे ना तो थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। आप कंफ्यूज नहीं होना कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी रिफ्लेक्शन की अगर बात करो तो रिफ्लेक्शंस के लिए रिक्वायर होती है एक पॉलिश्ड, एक स्मूथ सरफेस, बट रिफ्रैक्शन के केस में बच्चों ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, ठीक है। इसके केस में क्या होता है? इसके केस में कुछ और ही होता है। इसके केस में रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स मीडियम्स। अब आप बोलोगे सर ये डिफरेंट टाइप मीडियम्स क्या होते हैं? तो बच्चे मीडियम जानते हो आप, माध्यम बोल देते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो समझ लेना, करण प्रकाश की चल रहा है, ठीक है, अरे माध्यम, ठीक है। तो माध्यम देखिए क्या होता है माध्यम कि माध्यम सपोज दैट कि ये वाटर है, वाटर भी तो एक मीडियम है, वाटर भी तो एक माध्यम है, वाटर है, वाटर, ओके। वाटर हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वाटर हो, ग्लास हो सकता है यानी कि कांच हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ऐसा कोई भी मीडियम हो सकता है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? बस बार बार बोल रहा हूँ आपको बेटा कि वो क्या होना चाहिए? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ओपेक नहीं होना चाहिए। फिर तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? उसके अंदर ट्रैवल ही नहीं करेगी। रे ऑफ लाइट का ट्रैवल होना भी तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप सारे एक्सपेरिमेंट को समझ पाओगे डीप। तो ये कोई मीडियम है, मान लो कि हमने वाटर ले रखा है, कोई टब है या कोई भी बोल सकते हैं कोई भी बर्तन है, जैसे कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। क्या? वाटर भरा हुआ है। अच्छा बच्चों ये क्या है हमारा? ये वाटर लेवल है। क्या? वाटर लेवल है। कि इसका मतलब ये है कि ये इसका बॉटम रहा होगा। क्या? बॉटम रहा होगा। वाटर ले रखा है तो ना, गिलास भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। कि अगर ये वाटर है हमारा, ठीक है, तो वाटर लेवल से ऊपर बच्चे क्या होगा? वाटर लेवल से एयर होगा। क्या होगा? एयर। सपोज दैट कि हमने एयर ले रखा है, ऊपर तो एयर मीडियम ही होगा ना, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो एयर मीडियम है, यानी कि एक तरीके से आपने जब मैटर पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, जैसे हम लोग मटेरियल पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं कि भाई उसकी 3 फॉर्म पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते हैं। हमको मार मार के ये पढ़ाया जाता है कि भाई ये सॉलिड ऐसा होता है, लिक्विड ऐसा होता है, इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ये होता है, कौन क्लोजली पैक्ड होता है, कौन लूजली पैक्ड होता है। तो ये सब आप तो जानते हो, क्लास 5th 6th में सारी चीज़ हमको पढ़ा दी जाती है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं कंपैरेटिवली एयर के, गैस के। सिंपली हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो कांच होता, ग्लास होता, तो ग्लास में भी यही होता। तो कहने का मतलब कि यदि इसके मॉलिक्यूल्स पास हैं कंपैरेटिवली एयर मीडियम। अच्छा ये जो वाटर है ना, इसको डेंसर मीडियम भी कह दिया जाता है। आपको डिफरेंट बुक्स में क्या मिलेगा? डेंसर मीडियम भी लिखा हुआ मिलेगा। डेंसर मीडियम का मतलब होता है बच्चे सघन। क्या होता है? सघन, यानी कि गहरा। क्या होता है? सघन, ठीक है। अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है ना एयर मीडियम, इसको कहते हैं बच्चे क्या? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विरल माध्यम। बच्चे क्या कहते हैं? विरल माध्यम, ठीक है। हल्का, ये गहरा, घना, ठीक है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, अब समझना हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? रिफ्रैक्शन। थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है, समझ जाना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि जो रिफ्रैक्शन का केस है तो इस मीडियम से कैसे लिंक करता है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम यानी कि एयर मीडियम से ट्रैवल करके जब भी किसी भी डेंसर मीडियम को हिट करती है या उसको उस पर इंसिडेंस होती है, ठीक है, तो क्या होता है? तो होता ये है बच्चों कि जो रे ऑफ लाइट है, जो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है रेयर मीडियम से चल के डेंसर मीडियम के अंदर, तो इसका जो पाथ है वो पाथ चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होगा? तो पाथ ऐसे चेंज होगा बच्चे कि सपोज दैट इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, इसको जाना था ऐसे, रे ऑफ लाइट को ट्रैवल जो करना था वो ऐसे ट्रैवल करना था, बट ऐसे ट्रैवल ना करके ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो लेता है। दैट मीन्स कि अपना पाथ चेंज कर देता है, यानी कि इस वाले पाथ को फॉलो कर लेता है,
ठीक है। यदि आप यहाँ से क्या लेंगे, वही नॉर्मल, और नॉर्मल की क्या है खासियत है भाई, नॉर्मल का क्या खासियत है कि नॉर्मल ऑलवेज 90 डिग्री, यानी कि हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन द डेंसर मीडियम, ठीक है, या रेयर मीडियम, वो अलग के सभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये तो जानते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही रेयर मीडियम से ये रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो क्या है, ये अपना पाथ चेंज कर देती है। दैट मीन्स कि ये जो नॉर्मल है ना बच्चे, इस नॉर्मल की तरफ ये क्या है, बेंड हो जाती है, क्या बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट का बेंड होना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन बात ये आती है, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये रे ऑफ लाइट ऐसे इधर, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसका मतलब क्या है, ये जरूरी थोड़ी है रे ऑफ लाइट, ये ऐसे भी तो बेंड हो सकती है सर, वो भी तो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होगा, यस बिल्कुल होगा, तो वह भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा केस अलग है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जब कोई रे ऑफ लाइट, समरी सुन लो इसकी, जब कोई रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स क्लोजली होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट मीन्स कि काफ़ी पास होते हैं, ठीक है, एयर है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो बेटा कम हो जाती है डेंसर मीडियम के अंदर, तो स्पीड कम होने की वजह से वो बेंड हो जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किस वजह से हुआ, स्पीड ऑफ लाइट का अफेक्टेड हो जाना, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ जो लाइट है उसका कम या ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है, ये बेंड होती है, ठीक है। लेकिन स्पीड कम कब होगी, ज़्यादा कब होगी, तो बच्चों जब एयर मीडियम से जब आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तब इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, तब इसका डायग्राम कुछ यूँ बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज रे ऑफ लाइट किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भी आ सकता है। दैट मीन्स कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे भी तो ट्रैवल कर सकती है, तब क्या होगा, तो सिंपल वही होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कम होगी और यहाँ पर उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे ही उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगा, मान लो कि अगर इसको आप ऐसे समझो कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, सॉरी, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट यदि ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डेंसर मीडियम खत्म करके एक रेयर मीडियम के अंदर एंटर करेगा, और रेयर मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और जैसे इसकी स्पीड होगी इंक्रीज तो ये कुछ यूं ट्रैवल करेगा बच्चे, क्या करेगा, कुछ यूं ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स कि इसकी एक्चुअल पोजीशन ये होनी चाहिए थी, मगर एक्चुअल पोजीशन छोड़ के ये क्या है, कुछ इधर भटक जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बेंड हुआ, रे ऑफ लाइट बेंड हुआ, तो ये बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस, चाहे केस आपका डेंसर टू रेयर और चाहे केस आपका रेयर टू डेंसर मीडियम हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, यहाँ पर इसकी स्पीड डिक्रीज हुई, तो स्पीड के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। इसके लिए कुछ मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ओपेक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, तो इसको कह देते हैं हम रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शंस तो बहुत छोटा टॉपिक है, जब इसको एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना आपको, ये क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, आप बता दोगे इट इज रिफ्रैक्शन, बट आपसे पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्रैक्शन, तो मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा तो कैसे बताओगे कि भाई कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड हुई, दिस इज राइट, लेकिन कितनी हुई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कैसे बताओगे। उसके लिए बच्चे एक अलग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है, क्लास 12 के अंदर पढ़ाया था है रे ऑप्टिक्स के अंदर। इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से किसी भी रिफ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किस तरीके से लेटरल शिफ्ट निकालते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कोई भी किस तरीके से ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और किसी स्टूडेंट्स को यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो लिख सकता है, उसको सभी की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल क्लियर करी जाएगी। थैंक यू सो मच।
ओके।